हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आपके ग्रुप सी के लिए सिविलियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आए हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 मिनट के आसपास, लेकिन आपको यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सारे डाउट्स यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे। और बच्चे, हमने न्यू बैच भी स्टार्ट किया है इसी के साथ साथ, न्यू बैच आपके ग्रुप सी के लिए। तो न्यू बैच में आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा उसको। आपको सारे वीडियो लेक्चर आपके जो सिलेबस में पूछे जाते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके ग्रुप सी के सिलेबस भी बताएंगे और उसके साथ साथ न्यू बैच का अनाउंसमेंट करेंगे कि आखिर हम किस तरीके से आपको हम वहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच होंगे, सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे आपको बता दें कि ग्रुप सी के लिए स्टीनो, एमटीएस, एलडीसी और सभी बहुत सारे पोस्ट के लिए आपके वैकेंसीज आए हैं ग्रुप सी के लिए, जिनमें कि आपको 1500 पोस्ट मतलब 1500 प्लस आपके वैकेंसीज दिए गए हैं। हालांकि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, सभी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अनुसार अलग अलग वैकेंसीज दिए गए हैं। आपके कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, इन सभी में भी अलग अलग वैकेंसीज हैं, सभी को यहाँ पे समझेंगे। तो टोटल आपका 1500 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और वीडियोस को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट आएगा कि प्लीज़ बच्चे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि यहाँ का जो आपको नोटिफिकेशन आया था वो 3 अप्रैल को आया था और 3 अप्रैल से 2 मई के बीच 3 अप्रैल से 2 मई के बीच आपको इस पूरे फॉर्म को भरने हैं। ये हालांकि ये फॉर्म जो होगा वो पुराने मेथड की तरह है, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको देना है। पुराने जैसे आप पहले करते थे, जब ऑनलाइन मोड में नहीं होता था एप्लीकेशन फॉर्म, तो पहले जैसे आप ड्राफ्ट में भर के फॉर्म को फिलअप करते थे और भेजते थे एड्रेस पे जहाँ पे कहा जाता था, तो वहाँ पे आपको इस प्रकार यहाँ पे भी आपको उसी तरह फॉर्म भरने हैं। कहा जाता है कि जो एप्लीकेशन निकलता है उनके 30 डेज़ के अंदर आपको सारे ये प्रक्रिया करना पड़ता है, आपको फॉर्म भरकर दे देना रहता है। ठीक है, तो जितना जल्दी फॉर्म भर के दीजिएगा तो वहाँ तक आपको फॉर्म जल्दी से पहुँच जाएगा, तो आपको क्या होगा, आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेस रहते हैं। लेट से फॉर्म भरिएगा तो क्या होता है कि अगर 30 दिन के बाद चला जाता है फॉर्म, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली ऐसा नहीं होता है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, इसके फ़ी की बात करेंगे तो जो फ़ी आपसे लिया जाएगा वो कितना होगा, 0, यानी 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। फ़ी लगता है तो कितना आपका समझिए, 10 रुपीज़, आपका 10 रुपीज़ लगता है, और वो भी आपके स्टाम्प के लिए, जो स्टाम्प आप भेजने के लिए, यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म को इन्वेलप में डाल के जो भेजते हैं, पोस्ट करते हैं, उसमें जो स्टाम्प यूज किया जाता है वो 10 रुपये का स्टाम्प यूज किया जाता है। तो सिर्फ आपको ये 10 रुपीज़ लगता है और फ़ी आपके एप्लीकेशन के फ़ी कुछ नहीं लगते। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कौन कौन व्यक्ति, यानी कौन कौन लोग इसे भर सकते हैं, इसकी बात करेंगे तो 10th पास वाले बच्चे, 12th पास वाले बच्चे और ग्रेजुएट वाले बच्चे, सभी बच्चे इसमें भर सकते हैं। जिनका जिस टाइप से लेवल है, जिनका जिस टाइप से क्वालिफिकेशन है, उस तरीके से वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने, और बात करने वाले हैं कि कमांड यूनिट्स के बारे में, यानी आपका जो सेंटर होगा, जो आपका पोस्टिंग होगा, वो सब कहाँ पे होगा। तो ये आपके दिए गए नेम्स के अनुसार आपको पोस्टिंग होगा और इसी के आसपास ही आपका सेंटर होगा। जैसे आप जो भी यूनिट वहाँ पे एप्लीकेशन भरते समय चूज करेंगे, वो आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे आपको एप्लीकेशन चूज करना है, वो बाद में हम बताएंगे आपको। तो एप्लीकेशन भरते समय क्या यूनिट चूज करना है, कैसे क्या डालना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सिंपली आप समझिए कि ये कमांड यूनिट कहने का मतलब होता है कि जो आप लास्ट में जो आप कमांड यूनिट चूज करेंगे उसी के अनुसार आपका पोस्टिंग भी होगा और उसी के अनुसार आपका एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। ठीक है, उसी के आसपास आपका एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। चलिए, तो ये आपको कमांड यूनिट के बारे में समझ में आया। इसके बारे में आप समझेंगे ये कमांड यूनिट आखिर क्या है, इसमें भी ये आपको हम जस्ट इसके बाद अभी बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कि देखिए यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट निकला है एयरफोर्स के द्वारा, सिविलियन पोस्ट के द्वारा, तो उसमें क्या कह रहा है कि वेस्टर्न एयर कमांड, जैसे एक एग्जांपल देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे कमांड यूनिट थे, सेंट्रल एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, साउदर्न एयर कमांड, साउथ वेस्ट एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड और आपका मेंटेनेंस कमांड, इन सभी टाइप्स के कमांड यूनिट है। तो पहला एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको वेस्टर्न एयर कमांड में। जैसे वेस्टर्न एयर कमांड में पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, पोस्टल एड्रेस दिया गया है। देखिए इसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे भेज देंगे इसका PDF, सो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप सिंपली जाकर टेलीग्राम पे लिखिएगा डिफेंस ट्यूटर एयरफोर्स एंड नेवी, वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्या है, पोस्टल एड्रेस है और पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियाँ हैं और कैटेगरी वाइज आपके वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको हमने पहला लिया है कि वेस्टर्न एयर कमांड, उसी तरह सभी कमांड्स के अलग अलग हैं, आप उनको नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं आपको कि देखिए पोस्टल एड्रेस जो लिखा हुआ है, कि ये जो आपको पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है कि इसी पोस्टल एड्रेस पे आपको अपने लेटर को पोस्ट करना पड़ेगा, इसी पोस्टल एड्रेस पे आपको लेटर को पोस्ट करना पड़ेगा
और इस लेटर पे पोस्ट करते हैं अगर आप, तो इनमें से कौन से वैकेंसीज के लिए, इनमें से कौन से कैटेगरी के लिए, कौन से पोस्ट के लिए आप इनमें से कौन से पोस्ट के लिए आप करते हैं, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी पोस्ट के लिए आप मेंशन करते हैं वो पोस्ट आप लिखिएगा और आपको इसी पोस्ट पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसी पोस्टल एड्रेस पे आपको अपने लिफाफे को भेजना पड़ेगा, यानी आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल नंबर वैकेंसीज अलग अलग वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग वैकेंसीज है, तो इन सभी को आप देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह अगर आपको इनमें से कोई कुक के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए, हाउसिंग कीपिंग स्टाफ के लिए, आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ, इन सभी के लिए अगर आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, तो आपको इन एड्रेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को भेजना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, वेस्टर्न एयर कमांड वाले बच्चों के लिए, वेस्टर्न एयर कमांड वाले के लिए। ठीक है, उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इस तरह ट्रेनिंग कमांड के लिए समझेंगे थोड़ा सा। तो ट्रेनिंग कमांड के लिए जो आपका इन सभी पोस्ट के लिए आप भरते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस एड्रेस पे आपको अपने लेटर्स को भेजना पड़ेगा। सिमिलरली अलग अलग आपके कमांड्स यूनिट वाइज आपको अलग अलग एड्रेस दिए गए हैं, अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग एड्रेस दिए गए हैं, वहाँ पे आपको फॉर्म वहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा वहाँ के एड्रेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके एज लिमिट के बारे में, कि एज लिमिट कितने होते हैं। जो आपका एज लिमिट होगा वो आपका 18 से 25 ईयर्स का एज लिमिट होगा, यानी आपको 18 से 25 साल का एज लिमिट होना चाहिए। आप अगर इन एज के बीच में, इस एज के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपका क्या होगा बच्चे, आपका फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप 18 से 25 ईयर्स के बीच में अप्लाई करते हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो एज रिलैक्सेशन, जैसा कि हर एक एग्जामिनेशन में जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो सेम टाइप का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है कि ओबीसी वाले बच्चों के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, 3 ईयर्स का, ST/SC के लिए 5 ईयर्स का, और आपके जो फिजिकली हैंडीकैप है यानी PWD वाले बच्चों, उनके लिए क्या है आपका, उनके लिए 10 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, एक सर्विसमैन वाले बच्चों के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, जो एक सर्विसमैन से क्या करते हैं ग्रुप, यानी इनका जो पिछले, यानी उनके जो माता पिता कोई भी आपके अगर एक सर्विसमैन हुए होंगे तो उनको क्या होगा, 6 मंथ का आपको क्या मिलता है, उनका एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, इस सभी टाइप का अलग अलग चीज़ें, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, ये सभी चीज़ कहने का मतलब ये एज रिलैक्सेशन कैसे कैसे किसको दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्या क्या पोस्ट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कहने का मतलब होता है कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगता है। कोई कोई पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी मांगता है कि अगर आपको उस चीज़ में एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पोस्ट की, पे स्केल की और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट है आपका सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, आपको सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में। तो सभी के अलग अलग आपके क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप उनको पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। हम आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें के बारे में बताएंगे जो कि कॉमनली देखे जाते हैं, जैसे आपके लोअर डिविजनल क्लर्क LDC के बारे में बताते हैं आपको। LDC के लिए क्या होता है कि 12th पास होना आपको जरूरी होता है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यानी जिस बोर्ड से आप पास किए उसके लिए आपको 12th पास करना पड़ेगा, CBSE से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइपिस्ट स्पीड, आपको वहाँ पे आपके टाइपिंग का स्पीड भी चेक किया जाए, जो कि आपका 35 WPM वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और WPM हिंदी में भी होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर पे, समझ रहे, और आपको ये क्या किया जाएगा, आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्या था, आपके ये LDC के लिए था। उसी तरह हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी 12th पास होना चाहिए आपको, और आपका यहाँ पे जो भी आपका होगा अलग अलग आपके जैसे 35 WPM वर्ड पर मिनट, यहाँ पे भी आप मतलब आपको टाइपिस्ट जो कितना स्पीड है आपका टाइपिंग करने का वो भी सब आपको चेक किया जाएगा। समझ रहे हैं। आइए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसी तरह सभी पोस्ट के अलग अलग है और सभी पोस्ट के अलग अलग पे स्केल्स भी दिए गए हैं। लेवल 2 पे आपका पे स्केल है और इसका क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग से यहाँ पे बताया गया है। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप भरना है आप वहाँ पे देखिएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपको किस पोस्ट पे भरना है, उसको आप अच्छे से चेक कीजिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे। कुछ कॉमन चीज़ था जो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पे आपको हिंट्स दे रहे हैं ताकि क्या हो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कैसे चेक करना है, कैसे फॉर्म को पढ़ना है, नोटिफिकेशन को, वो भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं। ये सभी नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन दिए गए हैं और लाइन बाय लाइन हम आपको समझाते चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे नेक्स्ट आपका कि 10th पास वाले कुछ बच्चों के लिए, जैसे कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए आपका यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, आपका 10th पास होना चाहिए। और कारपेंटर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। जैसे कुक के लिए आपको बात करेंगे तो कुक के लिए क्या होना चाहिए, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर आपको डिप्लोमा इन कैटरिंग, आपको कैटरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा करते हैं कैटरिंग में तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, आपको जिस ट्रेड से किए हैं आप, जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया है तो उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी मांगता है और कहीं कहीं आपसे एक्सपीरियंस नहीं भी मांगता है। सो आपको जो भी चीज़ मांगा जाएगा, जैसे भी जो भी चीज़ किया जाएगा वहाँ आपके यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, जैसे आप हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए भरते हैं HKS के लिए, तो आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कहने का मतलब है कि जिस भी आप यूनिवर्सिटी और बोर्ड से
पढ़ाई किए हैं उसमें आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस टाइप की क्या है, सभी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा है जैसे मेस स्टाफ के लिए अलग से है, मेस स्टाफ के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसी तरह ट्रेलर का है आपका, क्या है, टीन स्मिथ का है आपका, अलग अलग फायरमैन का है। तो सभी के लिए अलग अलग है, सभी के लिए अलग अलग है, अलग अलग आपके क्वालिफिकेशन भी चेक किए जाएंगे। तो जिस पोस्ट के लिए आपको भरना है सारे पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल, सभी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ चुका है कि 10th 12th और ग्रेजुएट वाले बच्चे किस टाइप से किस प्रकार से किस किस पोस्ट पे भरेंगे। और आपको जितने भी पोस्ट पे भरना होगा, याद ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको जितने भी पोस्ट पे भरना होगा, आपको फॉर्म सभी पोस्ट पे आपको सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भर के आपको उन पोस्ट पे, उन आपके एड्रेस पे, जो पोस्टल एड्रेस दिया गया है उस पोस्टल एड्रेस पे आपको फॉर्म को पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए भरिएगा आपको उसका उस पोस्ट के लिए सामने उसका पोस्टल एड्रेस लिखा होगा। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए भरते हैं तो उसके सामने इसका पोस्टल एड्रेस लिखा गया है। जैसे मान लेते हैं आप एमटीएस के लिए भरते हैं तो इसके सामने इसका पोस्टल एड्रेस है, और जिस आपको यूनिट के लिए भरते हैं उस यूनिट को देखिएगा, उसका आप पोस्ट दिखेगा और उसके सामने का पोस्टल एड्रेस दिखेगा, इस पर आपको पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट में कि आपको जैसे फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा आपको समझा देंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन, किस मोड में आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन जो होता है बच्चे, वो आपका यहाँ पे लिखा है कि ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, देयरफॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल इशू कॉल लेटर एंड रिटन टेस्ट। यानी जो आपके कैंडिडेट होंगे आपके, उनको क्या करना पड़ेगा, उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, वो क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट उनके द्वारा लगाया जाएगा उसको देखा जाएगा, उनका एज लिमिट देखा जाएगा। इन सभी देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल लेटर भेजा जाएगा। यानी सिंपली कहने का मतलब है आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा और आपको क्या करेगा, आपके लिए फिर रिटन टेस्ट अरेंज किया जाएगा, और जो कि आपको ऑफलाइन मोड में ही रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दी एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अपीयर इन रिटन टेस्ट। जो आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिनको कॉल लेटर भेजा जाएगा या एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और आपका जो रिटन टेस्ट के अनुसार जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके रिटन टेस्ट के अनुसार ही बनेगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, रिटन टेस्ट विल बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सही बात है, ठीक है, यानी जिस लेवल के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस लेवल से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट है कि द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो जो रिटन टेस्ट होता है वो आपका कंसिस्ट करता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है बच्चे, ये आपका इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछेगा। 4 सेक्शन में पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा सेक्शन आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फिर तीसरा सेक्शन है जनरल इंग्लिश, चौथा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इन सभी 4 सेक्शन में आपकी एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो हम आपको जो पहले से जो आपको मोड है, यानी पहले से जैसे जिस प्रकार से एग्जामिनेशन लिया जाता था उसकी बात करेंगे। तो हम उसके लिए आपको जब सिलेबस बताएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे उस समय कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है कि लास्ट डेट, यानी कहने का मतलब है कि 30 दिन के अंदर आपका क्या होता है, आपका ये एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, उसके बीच आपको फॉर्म भर के जमा कर देना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिक्यूसाइट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड स्किल फिजिकल प्रैक्टिस टेस्ट वेयर एज एप्लीकेशन बोर्ड ऑन मेरिट कैटेगरी इन रिटन टेस्ट। यानी कहा जा रहा है कि आपको जो भी कैंडिडेट अगर शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो उनका जो फर्स्ट पेज यानी रिटन टेस्ट अगर वो निकाल पाते हैं, अगर रिटन टेस्ट निकल जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में उनका स्किल चेक किया जाएगा और आपका फिजिकल या फिर उनका फिजिकल हो सकता है या फिर उनका प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल टेस्ट कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपका राइटिंग, जैसे आप वहाँ पे टाइपिंग था जो WPM जो चेक किया जा रहा था, 35 वर्ड हिंदी के 35 वर्ड इंग्लिश के, इस टाइप से जो चेकिंग किया जा रहा था, तो उस टाइप से आप कह सकते हैं वो प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर वो होगा। फिजिकल में आपका जैसा भी आप जिस पोस्ट के अप्लाई किए उसके अनुसार फिजिकल आपको बताया जाए कि इस पोस्ट के लिए ऐसे ऐसे फिजिकल लिया जाता है, तो वो आपको सब वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो सभी के जो टायर 2 होंगे उसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने के समय आपको सिंपली ये सभी चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आप पढ़िएगा, सिंपल सी बात है, ये सभी चीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। वो आपको बताया जा रहा है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको उस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एज लिमिट वहाँ पे पूरा हो जाना चाहिए, अगर आप कैटेगरी लगाते हैं तो कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस आप एप्लीकेशन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको पोस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोस्ट ऑफ, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में
आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन टू बी मेंशन क्लियरली ऑन द इन्वेलप। आपको इन्वेलप पे मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं और आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपको एक साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज आपको फिक्स करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। 2 पासपोर्ट साइज आपका फोटो होगा, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिक्स करना पड़ेगा, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में चिपकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। चलिए अब आपको क्या बताने वाले हैं, अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो किस तरह से आप अगर भरिएगा, तो उसकी यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोविड-19 का इंस्ट्रक्शन है, ये सभी चीज़ पढ़ लीजिएगा, ये कॉमन सी बात है। चलिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे अब हम कैसे आप एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे आपको पहला लिखा रहेगा, इसी टाइप का एप्लीकेशन होगा आपका। पीडीएफ जब हम आपको देंगे नोटिफिकेशन का, तो वहाँ पे सबसे लास्ट पेज में आपको यहाँ पे दिया गया होगा। सबसे लास्ट पेज में आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है वो आपको दिया जाएगा, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ समझा देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और इन डैश यूनिट, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं और किस यूनिट के अप्लाई कर रहे हैं। यूनिट समझ रहे हैं, यूनिट जो हमने आपको बताया है, वेस्टर्न यूनिट, आपको सेंट्रल यूनिट, आपको ट्रेनिंग कमांड यूनिट, उस टाइप से जिस यूनिट के लिए आप भर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। और पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कहने का मतलब कि मान लेते हैं ये आपका फोटोग्राफ होगा, तो आपको यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे पूरा फोटो होगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी आपका साइन है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी आपका, जैसे आप पूरा नाम लिखते हैं यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा, नाम लिखकर, समझ रहे, और यहाँ पे आप डेट भी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। अगर डेट नहीं भी डालते हैं तो सिंपली आप साइन कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। देखिए अटेस्टेड कहने का मतलब होता है कि अटेस्टेड 2 तरीके से होता है। एक गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाया जाता है, और एक खुद से अटेस्टेड होता है, यानी जिसको हम सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। तो गस्टेड ऑफिसर में जैसे आपके लॉयर हो गए, वकील, जैसे वकील होते हैं, आपके डॉक्टर्स होते हैं, इन सभी से क्या होते हैं, हम क्या करवाते हैं, गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड की बात होती है तो आपको खुद से वहाँ पे साइन कर देना पड़ता है, वो क्या हो जाता है, सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपको एड्रेस है, आप एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस भरना है, आपका कैटेगरी भरना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, समझ रहे। उस तरह सभी के अलग अलग प्रकार के, या फिर आपके एनी अदर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, कोई अदर क्वालिफिकेशन है या फिर किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है आपको वो भी भरना है। सारे चीज़ यहाँ पे आपको दिए गए हैं, सभी को पढ़िएगा, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक एक लाइन को पढ़ के समझाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो चीज़ समझाना था वो हमने आपको अच्छे से समझाया है, ताकि क्या हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आप नहीं रहे। कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे लिखे गए होंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे शुरू से लेकर लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरने हैं, कैसे क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगे, इन सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको चिपका देना है। देखिए 2 फोटोग्राफ के बारे में कहा जाता है, एक वहाँ पे, एक पहले, एक यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे आपको 2 फोटोग्राफ आपको चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पोस्ट डालना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस डाल देना है, समझ रहे हैं। इस तरीके से सारी चीज़ आपको यहाँ पे भरने हैं। तो ये क्या थे आपके सारे फॉर्म के एप्लीकेशन जितने थे आपके, जिस जैसे से आपको फॉर्म भरने हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये आपके पीडीएफ मिल जाएंगे, कहाँ से, आप टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। और वहाँ पे सबसे लास्ट में पीडीएफ के लास्ट में आपको ये फॉर्म होगा, उस फॉर्म को निकालिएगा और वहाँ पे सारे फॉर्म को फिलअप करके आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्टल एड्रेस पे आपको उसको भेज देना होगा, ठीक है। चलिए बच्चे, वीडियोस को यहीं तक रखते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगेंगे। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स का जरूर जवाब देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।